नमस्कार दोस्तों, एचपी पंचायत सेक्रेटरी के लिए मैथ के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने कर देना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है? इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब दो संख्याएं हमें पता है नहीं, तो मैथ में अगर हमें संख्याएं पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका योग, तो x और y का योग आपको कितना दे के रखा है? 40 दे के रखा है, और x और y का जो अंतर है वो आपको 4 दे के रखा है। पहले तो हमें दोनों संख्याएं निकालनी है। तो दोनों संख्याएं मतलब x और y की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम? ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास बनी ना, इनको हम ऐड कर देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे ना, तो y प्लस का माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x प्लस होंगे तो 2x बन जाएंगे, और 40 में 4 प्लस करोगे तो 44 आ जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 44/2 22। ठीक है ना, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 44 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 22। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में x की वैल्यू 22 पुट कर दो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 22 पुट कर देता हूँ। तो देखो x की जगह आप 22 लिख दो प्लस y, और राइट साइड में कितना है? 40 है। ठीक है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। 22 को दूसरी तरफ ले जाओ, 40 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 18। तो दोनों संख्याएं आपको मिल गई। पहली संख्या है आपको 22 मिल गई, दूसरी आपको 18 मिल गई। अब आपको पूछा क्या है? इनका दोनों संख्याओं की रेशो आपको पूछी हुई है, मतलब x और y की रेशो पूछी है आपको, x/y। तो x आपको 22 मिला है, y आपको 18 मिला है। तो इनकी रेशो देख लो आप, काट लो 2 से, 2 से कट जाएंगे ये। ठीक है, तो रेशो जो बनेगी आपकी कितनी बनेगी? 11:9। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा HCF LCM का है। इसमें बोला है दो संख्याओं की रेशो कितनी है? 3:4 है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनकी रेशो आपको दे के रखी है 3:4। तो पहली संख्या की रेशो 3 दे के रखी है, तो पहली संख्या को हम 3x मान लेते हैं। दूसरी संख्या की रेशो 4 दे के रखी है, तो दूसरी संख्या को हम 4x मान लेते हैं। तो ये दो संख्याएं हमने मान ली। अब बोला है इनका HCF आपको 4 दे के रखा है। अच्छा, यहाँ से देखो, पहली संख्या आपके पास 3x है, दूसरी संख्या आपके पास 4x है। तो अगर इनका HCF आपको निकालना होगा 3x और 4x का, तो वो कितना निकलेगा? HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? x है। तो दोनों का HCF कितना आएगा? x ही आएगा। और वैसे HCF कितना दे के रखा है? 4 दे के रखा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। पता चल गया। जब x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हो। यहाँ पहली संख्या कितनी है आपने मानी हुई? 3x। x की जगह 4 रख दो, 3 गुना 4 12। पहली संख्या कितनी मिल गई? 12। दूसरी संख्या निकाल लो, 4x मानी हुई है, x की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 गुना 4 16। दोनों संख्याएं आपको मिल गई। पहली संख्या 4 12 मिल गई, दूसरी संख्या 16 मिल गई। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है। अब 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 16 का पहाड़ा पढ़ो आप। 16 एक कम 16, 16 दूने 32, 16 तियाँ 48। अब 48 जो है वो 16 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, और वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। ऑप्शन सी आपका सही बन गया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च जो है वो समान रहे। अब पेट्रोल की प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया। अब आदमी जो है अपना खर्च बढ़ा नहीं रहा है, तो उसको कंजप्शन कम करना पड़ेगी फिर। तो आपको पूछा है कि कंजप्शन उसको कितने % कम करना पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स जो यूज़ हुई हैं वो क्या है? एक प्राइस है, एक आपकी कंजप्शन है, और एक आपका एक्सपेंडिचर है। ये 3 टर्म्स यहाँ पे मेन है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, जो आपका खर्च होता है,
E4 एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, वो इक्वल होता है आपका कंजप्शन, यहाँ C4 कंजप्शन है इनटू प्राइस, कंजप्शन खपत और प्राइस कीमत। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजप्शन इनटू प्राइस, ये रिलेशन आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर हमें प्राइस निकालना हो तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्सपेंडिचर जो है वो तो हमें कांस्टेंट रखना है, वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर प्राइस आपका बढ़ेगा तो कंजप्शन आपकी कम होगी, और प्राइस अगर कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आओ। इसने बोला कि पेट्रोल के प्राइस 25% बढ़ रहे हैं। अब प्राइस जो है वो 25% बढ़े, 25% का मतलब 25/100। ठीक है, काटोगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये 4 जो है ना डिनोमिनेटर में, ये क्या बता रहा है हमें, ओल्ड प्राइस की रेशो। यहाँ पे ओपी क्या है, ओल्ड प्राइस। ठीक है, और 1 जो है न्यूमिनेटर में, ये क्या बता रहा है कि प्राइस में कितने का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ओल्ड प्राइस जो है वो रेशो में 4 है और 1 का इंक्रीज हो रहा है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो जो नया प्राइस बन जाएगा उसकी रेशो कितनी हो जाएगी, उसकी रेशो 5 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर पुराना प्राइस आपके पास कितना है, 4 है, और 1 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी, तो नया प्राइस की रेशो 5 ही हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बात हुई प्राइस की। तो कंजप्शन की रेशो क्या हो जाएगी, यहाँ से 5/4 हो जाएगी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्राइस के बढ़ने के साथ कंजप्शन कम होगी और प्राइस के कम होने से कंजप्शन बढ़ेगी। तो अगर प्राइस की रेशो जो है वो 4/5 है तो कंजप्शन की रेशो क्या होगी, 5/4। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें निकालना क्या है कि कंजप्शन में कितने % की कमी करना पड़ेगी, यही निकालना है ना। ओल्ड कंजप्शन कितनी थी, 5 थी, और नई कंजप्शन कितनी होगी, 4 होगी। अब प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन तो कम होगी ना। तो कंजप्शन कितनी कम हुई है, यहाँ से 5 से 4 होगी, कंजप्शन कितनी कम हुई, 1 कम हुई। ठीक है ना, क्योंकि हमें कंजप्शन में कमी तो निकालनी है परसेंटेज में, और पुरानी कंजप्शन कितनी थी, 5 सी, तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, और परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है मल्टीप्लाई 100। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो इसका मतलब कंजप्शन में आपको कितने % की कमी करना पड़ेगी, 20% की कमी करना पड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है वो सही बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो एवरेज का आ गया। इसमें बोला एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ एजिस, एजिस का सम एस से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन टी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब 30 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज जो है वो 15 साल है, तो एवरेज एज की जगह 15 साल, एजिस का सम एस से डिनोट कर रहा हूँ, एस आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अभी 30 हैं, तो टी की जगह 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 30 स्टूडेंट की एजिस का सम कितना आ जाएगा, 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो 30 स्टूडेंट्स की एजिस का सम आ जाएगा वो 30 × 15 450, यही आ जाएगा। अब बोलता है इफ़ टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज भी ऐड हो जाती है तो एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो पहले एवरेज कितनी थी 15, अब एवरेज 16 हो रही है क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है, इक्वल टू, तो सम कितना बन जाएगा। अब देखो 30 स्टूडेंट की एजिस का सम तो 450 था, प्लस इसमें टीचर की एज भी ऐड हुई, तो टीचर की एज हमें पता नहीं है, एक्स मान ली, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब 30 स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गया तो 31 पर्सन हो जाएंगे टोटल। क्लियर हो गई बात। अब 31 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 31 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 480 और 16 496 आ जाएगा, ये इक्वल टू 450 प्लस एक्स। आपको एक्स की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि एक्स क्या है, टीचर की एज है। तो 450 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो 496 माइनस 450 कितना आ जाएगा 46।
ठीक है, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी 46 ईयर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है अगर एक आर्टिकल को 450 रुपये में बेचते हैं ना तो 10% का लॉस हो रहा है। तो बोलता है कि 10% का अगर प्रॉफिट हमें लेना है तो आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले तो बात हो रही है लॉस की। लॉस कितना हो रहा है 10% का। 10% का मतलब 10/100 काटोगे 1/10 आ जाएगा। रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में 10 जो है ये रेशो होती है किसकी, कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 हो गई। न्यूमरेटर में 1 जो है वो लॉस है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की रेशो 10 है, 1 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 9 ही होगा। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है जब लॉस हो रहा है 10% का 450। तो इसका मतलब ये जो 9 रेशो है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 450 रुपीज़ के इक्वल। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450/9, तो 50 रुपीज़। ठीक है, आगे हमें क्या चाहिए 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10% का प्रॉफिट, 10% का मतलब फिर से 10/100 काटोगे 1/10 आ जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर में 10 क्या होता है कॉस्ट प्राइस की रेशो। अब न्यूमरेटर में 1 जो है वो प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बनेगी 10 + 1 11 ही बनेगी। और आपको पूछा है कि जब 10% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो रेशो में सेलिंग प्राइस कितना है 11 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू आपको पहले से पता है 50 रुपये। तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 11 × 50 550। ऑप्शन बी बन जाएगा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। इसमें ए रेशो बी की वैल्यू दी है 2:3। तो ए रेशो बी को हम A/B लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू दे के रखी है 2:3 यानी 2/3। और बी रेशो सी की वैल्यू यानी B/C ये दी हुई है 4:5 मतलब 4/5। तो आपको A रेशो B रेशो C की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे B की रेशो कितनी है 3 है और यहाँ पे B की रेशो कितनी है 4 है। तो B की रेशो जो है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। तो B की रेशो दोनों में सेम कर दो। तो क्या कर दो यहाँ पे आप 4 से गुना कर दो और यहाँ पे 3 से कर दो, तब B की रेशो जो है वो सेम हो जाएगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर को 4 से गुना किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये रेशो बन जाएगी आपकी 8:12 यानी 8/12। और अगर सेकंड पार्ट में आपने न्यूमरेटर को 3 से गुना किया है तो डिनोमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये रेशो नहीं बन जाएगी आपकी 12:15 यानी 12/15। अब देखो बी की रेशो सेम हो गई ना 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। अब आपको निकालना क्या है ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। तो देखो ए की रेशो 8, बी की रेशो 12 और सी की रेशो 15। तो 8:12:15 देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है कि अगर कोई राशि है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं ना, तो आपने क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये नंबर ऑफ ईयर्स 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा। बी ऑप्शन में 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ही आपका सही बन जाएगा। ठीक है, और वैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है ट्रेडिशनल मेथड से। तो कैसे करोगे, देखो मान लो प्रिंसिपल आपके पास कितना है x है, तो आपका राशि जो है वो दुगनी कैसे होगी जब आपका सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा x ही होगा। ठीक है ना, अगर 100 आपने जमा करवाया बैंक में, 100 ही उस पर इंटरेस्ट लग गया तो आपको पैसे कितने मिले 200 मिल गए, मतलब आपको दुगना फायदा हो गया। ठीक है, तो राशि दुगनी कैसे होगी अगर सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा जितना कि प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो आप सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका x है इक्वल टू प्रिंसिपल x है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है इंटू टाइम आपको 8 ईयर्स दे के रखा है अपॉन 100। ये x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। r आपको निकालना है, ये 100 जो है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 और
8 जो है 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 100/8 कितना होगा 12.5%। ठीक हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला ए जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 15 का टेबल पढ़ो, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 15 कम 15, 15 दूने 30, 30 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 30 ही 10 और 15 का एलसीएम होगा और टोटल वर्क हमारा 30 आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये टाइम है एक्चुअली, ए जो है वो 10 दिन ले रहा है, टाइम है, और बी 15 दिन ले रहा है, ये भी टाइम है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क 30 अपॉन टाइम कितना है 10, तो 30/10 3 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 3। बी की एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क अपॉन बी जितना टाइम ले रहा है 15, 30/15 2, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब टोटल वर्क तो 30 है और टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी 3 है। अच्छा, ए की एफिशिएंसी 3 का मतलब है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी की एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, मतलब दोनों की एफिशिएंसी जो होगी, दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो 30/5 6, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 6 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन सी आपका बन जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बोला कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो चल रही है, तो एक पोल को क्रॉस करने वो कितना टाइम लेगी। अब देखो, पोल की जो विड्थ है वो तो हम नील लेते हैं, तो ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है। ठीक है, तो ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है 150 मीटर, तो इसका मतलब ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 150 मीटर। तो डिस्टेंस हमें मिल गया 150 मीटर। स्पीड हमें दे रखी है 54 किलोमीटर/आवर, पर इसको हमें मीटर/सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर/आवर को जब आप मीटर/सेकंड में चेंज करते हो तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसके अपोजिट जब मीटर/सेकंड को किलोमीटर/आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये याद रखोगे। तो 18 से ये 54 कटेगा 3 टाइम्स, और 5 × 3 15, तो ये स्पीड आ गई आपकी 15 मीटर/सेकंड। ठीक है, टाइम आपको निकालना है। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर और स्पीड 15 मीटर/सेकंड। तो टाइम कितना लगा पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, रेडियस, त्रिज्या है सर्कल की। अब हम क्या करते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं। तो पहले रेडियस कितना है आपका आर है, जब इसको हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो रेडियस आपका 2r हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो पाई गुना 2r का होल स्क्वायर कितना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4, और r को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे r²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × πr²। ठीक है, तो जब आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो एरिया कितना बढ़ जा रहा है आपका 4 टाइम्स, 4 गुना एरिया बढ़ जा रहा है आपका। ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।